नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बजट स्पेशल चर्चा में। और बजट को लेकर जो एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार को छप्पर फाड़ के मिला है। मैंने कई गोदी मीडिया, चरण चुंबक मीडिया के अलग अलग थंबनेल भी देखे और अलग अलग उनकी वेबसाइट पर खबरें भी देखी कि बिहार को छप्पड़ फाड़ के मिला है। लेकिन बिहार को ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं मिला है, ये हकीकत है। और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं तथ्यपरक रूप से सारी बातें आपके सामने रखता हूं। फिर ऋषि मिश्रा जी के पास चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिसे छप्पर फाड़ के बताया जा रहा है वो क्या मिला है। बिहार में 4 एयरपोर्ट की बात की गई है। ये बात सभी जानते हैं कि रक्सौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर, इन 4 शहरों में एयरपोर्ट की बात की जा रही है। पहले से एयरपोर्ट मौजूद है, थोड़ी सी जमीन लेकर उसे चालू करना है कायदे से। मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट और भागलपुर का एयरपोर्ट तो बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था और अब तक वो चालू नहीं हो पाया। और ये बातें की जा रही है कि इस बजट का प्रपोजल है। जी नहीं। दूसरी बात, फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना की जाएगी। सवाल यह है कि फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना क्या बिहार में माइग्रेशन रोकने में कामयाब होगी, पलायन रोक पाएगी? नंबर 3 बात कि बिहार में कोसी कैनाल के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सहायता राशि क्या होगी इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। यह बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। न तो इंडस्ट्रियल का पता है न कॉरिडोर का पता है, बस कागजों पर आ गया था पिछले बजट में। ऋषि जी मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें याद है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई थी। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, बिहार को कुछ नहीं मिला है। और बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी नहीं बल्कि है, वो है बिहार से पढ़े लिखे लोगों का पलायन। याद रखिए, जब तक स्किल्ड लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का पलायन नहीं रुकेगा, तब तक अनस्किल्ड और अकुशल मजदूरों का पलायन भी रोकना संभव नहीं होगा। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से आईटी फील्ड में होता है। इस देश में तकरीबन 40-45 लाख का जो आईटी वर्कफोर्स है, उसमें 14-15 लाख का, यानी लगभग 1/3 आईटी वर्कफोर्स बिहार के लोगों का है, जो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और थोड़ा बहुत दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, गुड़गांव, नोएडा में दिखता है। उसके लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। और जहां तक इनकम टैक्स के स्लैब की बात है, आपको बता दूं कि बिहार के टैक्स देने वाले लोगों में इनकम टैक्स का रिटर्न भरने और टैक्स देने वाले लोगों की बात यदि की जाए तो 99% से ज्यादा लोगों पर उस टैक्स स्लैब का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय ही लगभग 64,000 रुपए है, यानी 5,500 रुपए के करीब हर महीने। वो भला क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा क्या, यानी वो इनकम टैक्स क्या देगा? डॉक्टर साहब लोग, पेट्रोल पंप गैस एजेंसी चलाने वाले लोग, प्रोफेसर साहब लोग और जो पुराने हाई स्कूल के मास्टर हैं या रिटायर होने के कगार पर आए बैंक कर्मी हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसको किसी को कोई फायदा, उनको भी कोई विशेष फायदा मिलने को नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब लोगों की सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है। वो तो वैसे भी 30% में पकड़ लिए जाएंगे, उनको भी कोई फायदा नहीं है। तो जो हालात दिखाए जा रहे हैं, उसमें सवाल यह है कि बिहार को मिला क्या। और इतना बड़ा ढिढोरा जो पीटा जा रहा है, क्या आईआईटी पटना में 23 आईआईटी में से एक आईआईटी पटना है जिसमें सीटें बढ़ाई जा रही है, तो क्या उसमें सिर्फ बिहार के लड़कों को आरक्षण दिया गया है कि बिहार वाले ही उसमें पढ़ेंगे आईआईटी पटना में? जी नहीं। बस ढिढोरा जितना इस सरकार से पिटवाना है पिटवा लीजिए। और अब चलते हैं हम ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट को संक्षेप में मैंने इंट्रो में बिहार के परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की है कि बिहार वासियों को क्या मिला। ऋषि जी, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, ये नई बोतल में पुरानी शराब परोस कर बिहारियों को चुनावी साल में मुलम्मा देने की कोशिश की गई है कि मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी जो संजय झा ने बताया जाता है गिफ्ट की थी, वो साड़ी पहन करके आई और बिहारी इसमें खुश हो गए कि वित्त मंत्री ने बिहार की साड़ी पहनी। तो सबसे प्रधानमंत्री तो हर पहले जगह जाते हैं तो वहां का वेश बना लेते हैं। तो लोगों को सबसे और पहले खुश हो जाना आपको चाहिए। जी सबसे पहले आपको साधुवाद। आपने बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत जी, धन्यवाद। बेहतरीन ढंग से, बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे सार को रख दिया। पूरे सारांश जो है बिहार को लेकर और बजट को लेकर जो है, और इस बजट में बिहार को क्या मिला है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने कहा। कम
बहुत कम ऐसे एंकर होते हैं, बहुत कम ऐसे रिपोर्टर होते हैं जिस प्रकार के तथ्य को इतने आसानी से लोगों को समझा देते हैं। यही पत्रकारिता है। चलिए, लेकिन सवाल ये है अभिषेक जी कि बड़े बड़े पैकेज की बात हो रही थी। आपने सुना होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले 24 पन्नों का एक डिमांड लेटर केंद्र सरकार को सौंपा था। और आज जो बजट में दिख रहे हैं तो उधर झुंझुना है और बाकी कुछ तो है नहीं। आपने सब कुछ बता दिया। मैं पूरे बजट में सुबह से लेके अभी तक आपके कार्यक्रम में आने से पहले तक मैं देख रहा था वो बड़ा पैकेज है कहाँ। पहले तो विशेष राज्य को विशेष दर्जे देने की मांग जेडीयू करती थी। आज संयोग से विशेष दर्जे की मांग मुंह से संजय झा के मुंह से निकल भी गया। फिर वो अपने आप को करेक्ट किए विशेष पैकेज कि कांग्रेस ने इस बात पे जेडीयू और वर्तमान केंद्र सरकार से सवाल किया बजट के बाद बिहार को मिला क्या है। तो संजय झा कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने विगत 70 सालों में, जो 70 साल का जो रटा डायलॉग है कि कौन सा पैकेज बिहार को कांग्रेस ने दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने तो पूरा मतलब पटना से लेकर दिल्ली तक धूम मचा रखा था। केंद्र सरकार को एकदम परेशान कर रखा था कि भाई हमको राज्य को विशेष बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, वो भी नहीं मिला। वो आप भी जानते थे, नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो भी जानते थे कि बिहार को नहीं मिलने वाला है। फिर भी लोगों को झुंझुना सब थमाना है, लोगों को इमोशनल करना है। जैसे कुंभ में हम लोगों को जो झोंक दिया गया धर्म के नाम पे, इमोशन के नाम पे। 144 साल, 150 साल, हर बार 144 साल कहा जाता है। जैसे अखबारों में आप पढ़ेंगे कि विगत 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, ठंडा का और गर्मी का। अरे भाई, हर बार 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है। उसी तरह ये तो आप देखिए कब तक बिहार और बिहारियों के इमोशन से खेलते रहेंगे। क्या मिला है बता दे। आपने तो बता ही दिया क्या मिला है। आया पटना आईआईटी का विस्तार, कुछ सीटों को आपने बढ़ा दिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ उसमें क्या बिहार के लोगों के लिए जो सीटें बढ़ाई गई वो रिजर्व है। अब मखाना ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में मखाना का जो आप सेंटर बनाए हैं, आपको तो अभिषेक जी मालूम है शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग मंत्री हुआ करते थे, उस जमाने में भी मतलब इस प्रकार का मतलब चर्चा जोरों पे था। शायद उस समय ही तो इसकी शुरुआत की गई थी। क्या हुआ, क्या फायदा मिला मिथिलांचल को, मखाना से संबंधित किसानों को क्या फायदा मिला जी। अभी मिलेगा भी तो बिहार के एक हिस्सा को दे दिया। मिथिला ही पूरा बिहार तो नहीं है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले बजट में गया ये कौन सा कॉरिडोर बोले हैं आप, मैं भूल भी जाता हूँ। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वाह, आपने बिल्कुल सही कहा। ना इंडस्ट्री है ना कॉरिडोर है। तो निर्मला सीतारमण जी को बताना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री संजय झा जो अमर सिंह के नए अवतार हैं, हमारे संजय झा, माननीय संजय झा जी जो अमर सिंह के नए अवतार है जेडीयू में, बताना चाहिए वो हाँ जेडीयू के अमर सिंह है वो। गया में कौन सा इंडस्ट्री और कौन सा कॉरिडोर बताइए ना आप हमें। तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। देखिए कैसे मीडिया नैरेटिव बनाती है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और देखिए हर चैनल, हर जो मेन स्ट्रीम चैनल है उसका आप एक सेक्शन देख लीजिए, बिहार विशेष और पॉइंट वाइज। अरे भाई मखाना दे दिया तो क्या दे दिया, मखाना तो भाई वाजपेयी और शाहनवाज हुसैन के समय में भी दे दिया गया था। क्या आपने उस सेक्टर में करके चमत्कार करके दिखाया है जी। कोसी प्रोजेक्ट को लेकर कुछ पैसे दिए गए हैं, वो मिलना भी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का सपना आपने उस क्षेत्र के लोगों को दिखाया था कि हम ये भारी भरकम पैकेज लेके आएंगे, अमाउंट क्लियर नहीं है, बस दिया जाएगा। हो सकता है मैं आज बता दूं आपको, जो पिछले बजट में आवंटित कुछ राशि रहा हो उसमें कुछ जोड़कर ये फिर बता देंगे कि इतना बड़ा राशि दे रहे हैं। देखिए
हम लोगों को थोड़ा एनालिसिस करना होगा, डीपली एनालिसिस करना होगा, तो पढ़ना होगा। जी दूसरे बजट का भी दूसरे बजट का आवंटित जो राशि उसको भी जोड़ दिया जाता है और नए बजट में पेश कर दिया जाता है। इस प्रकार का जी खेल होता है। तो सवाल ये उठता है कि जो मीडिया हमारे जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये एक नैरेटिव बनाने में खासकर हम्म, उस पार्टी के लिए जो केंद्र में सत्तासीन है। जी आप देखिए ना, कुंभ को लेकर क्या हुआ है। आज 4-5 पत्रकारों के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ है वहां प्रयागराज हम्म, में, तो अब ये लोग बिल बनाने लगे हैं। यही 4-5 पत्रकार, मैं नाम नहीं लेता हूं उस चैनल का और उस रिपोर्टर का, यही लोग महिमा मंडित कर रहे थे हम्म, योगी सरकार के शासन प्रशासन का दम भर रहे थे, दम भर रहे थे। अब क्या जी हुआ, वो फुटेज देखा है ना आपने कि एक महिला, 2 महिला कांस्टेबल के भरोसे हजारों भीड़ को कंट्रोल करने के लिए छोड़ दिया गया। वो महिला बार बार मैसेज दे रही थी कि तुरंत पुलिस का व्यवस्था करवाइए, भीड़ जी अनकंट्रोल हो रहा है। तो इस प्रकार ऋषि का जी सपना दिखाना बंद कीजिए, नैरेटिव बनाना बंद कर दीजिए। नहीं तो जो प्रयागराज में जो स्थिति हुई है पत्रकारों का, थप्पड़ लत्तर जो हुआ है, जी हाँ, जेल भेजने की जो धमकी दिया जा रहा था, ऐसी स्थिति जी आम जनता ना कर दे। ऋषि तो जी मैं मूल सवाल पर आता बिहार को मिला झुंझुना। हूँ। धन्य हो हमारे मेन स्ट्रीम के पत्रकार, जो हमारे जैसे, हम ऋषि तो जी भाई एक गरीब आप एक आदमी चीज है। बताइए ऋषि जी, कहावत है कि जी भाई आदमी अपने घर से काफी कुछ सीख लेता है। आप आपकी पत्नी शिक्षिका है, सरकारी शिक्षिका है। वो पहले भी, जैसा आप अभी बता रहे थे हमसे प्रोग्राम शुरू होने के पहले, कि इनकम टैक्स रिजीम से बाहर थी, आज भी बाहर है। तो जब एक शिक्षक इनकम टैक्स रिजीम से बाहर है, पहले भी बाहर था आज भी बाहर है, ये आपको याद होगा रजत शर्मा के कार्यक्रम में मनोज तिवारी एक बार बैठे हुए थे, मुझे याद है। उन्होंने कहा कि जितना केजरीवाल बिजली फ्री यूनिट दे रहे हैं उसके 5 गुना देंगे। तो एक लड़की ने खड़ा होकर के कहा कि पहले हमारा बिल 0 आता था, तो इसका 5 गुना 0 कैसे होगा, ये बताइए। क्या आप ऊपर से पैसा भी देंगे 5 गुना के बराबर? अरे कहने का भाई मतलब ये साहब, है। तो वही हम जानना चाहते हैं कि शिक्षक जो बिहार जैसे राज्य में, जहां कोई आईटी वर्कफोर्स नहीं है, सब बिहार के लोग बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव पकड़े हुए हैं, कोई आईटी वर्कफोर्स अच्छा, नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो शिक्षक, प्रोफेसर, मास्टर, बैंक पीओ, यही सब है। मतलब उसमें प्रोफेसर और उसको रख दीजिए थोड़ा सा अप, मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग में, प्रोफेसर और डॉक्टर को। लेकिन बैंक पीओ मास्टर ये सब को निम्न मध्यम वर्ग में रखा जाता है। अब अरे बताइए भैया, इसमें, अब बताइए ये लोग तो इनकम टैक्स देते ही नहीं है, पहले भी पुराने रिजीम में। अच्छा अच्छा भैया, जो नए गुरुजी लोग हैं, हम्म, चाहे मेरे परिवार के हों या आपके परिवार के हों या जी तमाम लोग, उनको सैलरी हम्म मिलता कितना है? हम्म पुराने 92-93 की जो बहाली, उसको छोड़ दीजिए। तो नए गुरुजी तो पहले तो 1500 पे बहाल हुए। सुन लीजिए एक मिनट, 1500 हम्म, पे बहाल हुए, फिर 5,000 पे बहाल हुए। और जी अभी जो वर्तमान जो टीचर हैं, एक प्राइमरी टीचर की सैलरी क्या है? कट कटा के 30,000, 28,000, 29,000, 30,000 मिलता है। और तीस जी हजार रुपये जिस गुरु जी को, शिक्षकों को 30,000 रुपया मिलता है, उसको अब 3,60,000 हो गया। अरे तो जिसको पहले भी 50,000 बेचारे नहीं मिलता आते है वो थे, भी पहले टैक्स बचा अब लेता पहले था। भी नहीं आते थे। और मैं, सवाल ये है अभिषेक जी, देखिए सवाल ये है कि 12 लाख सैलरी पाने वाले, प्रति प्रति वर्ष 12 लाख सैलरी पाने वाले लोग बिहार में कितने परसेंट हैं? जी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मिलाकर एक बहुत परसेंट कम। भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 1% के आसपास भी नहीं होंगे। टोटल और टैक्स पेयर का लेस देन ओवरऑल 1%। ओवरऑल आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या के अनुपात में देख लीजिए, ये 12 लाख जो का झुंझुना जो पीटा जा रहा है, कि किन लोगों को फायदा होगा? अपर मध्यम वर्ग जो है, और कितने हैं? 3-3.25 करोड़। प्रोफेसर साहब, जिस डॉक्टर देश साहब। की जिस देश की आबादी 140 को 150 करोड़ है, उसमें आप 3-3.25 करोड़ के लोगों को झुंझुना थमा दिया। क्या हम्म, ये जो गरीब लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं? अरे सर, बीपीएससी से जो लोग डायरेक्ट सेलेक्ट इनडायरेक्ट हुए तो हैं। टैक्स, हर व्यक्ति, एक गरीब आदमी, एक भिखारी भी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सरकार को टैक्स पे करती है। उनके लिए आपने जी क्या किया है? किसानों के लिए क्या किया है? जी किसानों को हमेशा ये झुंझुना दिखाया जाता है कि आपकी आमदनी दुगुना कर देंगे।
एमएसपी को लेकर कोई घोषणा हुई है तो बता दीजिए, हो सकता है मेरे तो छूट गया हो। एमएसपी को लेकर कोई घोषणा हुई है? कुछ नहीं। C2 प्लस 50%, C2 प्लस 50%। जो स्वामीनाथन आयोग का जो सिफारिश है उसमें C2 प्लस 50% का है। और ये देखिए केंद्र सरकार नैरेटिव बनाती है, हमने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। क्या लागू किया? आंशिक लागत प्लस 50%, और जबकि उनकी रिकमेंडेशन है पूर्ण लागत प्लस 50%। 50%, जी। आज मैं कुछ दिनों पहले स्वामीनाथन मुजफ्फरपुर साहब गया को था। भारत रत्न दे दिया, हो गया ही तीसरी। सुन लीजिए ना, कुछ दिनों पहले मैं मुजफ्फरपुर गया था। मैं सब्जी मंडी में घूम रहा था, तो वहां के जो व्यापारी थे कि हम बोले गोभी कैसे है? बोले वैसे ही ले जाइए, फ्री में ले जाइए। 50 पैसे 1 रुपए किलो गोभी मिल रहा है जी। अब बताइए किसान के जाएंगे कहाँ? तो आपने फायदा दिया भी है थोड़ा बहुत, तो उन लोगों को दिया जो अपर मिडिल क्लास है, और वो है कितने? और यदि बिहार सेंट्रिक बात करें तो आप बता दीजिए, अभिषेक जी आप तो विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के भी अच्छे जानकार हैं, कितने % लोग जो हैं जो 12 लाख के रिजीम में आते हैं, जिनकी आमदनी प्रति वर्ष 12 लाख है? और सबसे बड़ा हम लोगों का डिमांड था, हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया था कि क्यों ना बिहार, जिसका आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है, हिंदुस्तान के करीब 34 से 35-36% लोग, यदि पूरे हिंदुस्तान में जितने आईटी प्रोफेशनल उसमें 34 से 40% जो आईटी प्रोफेशनल वो बिहार से आते हैं, बिहारी हैं। क्यों ना एक ऐसा आईटी पार्क बिहार में डेवलप किया जाए जो हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे 1 मिनट में खत्म कर लूं, मेरे भाई बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जहाँ अपने घर बार छोड़ के वो जॉब कर रहे हैं, परिवार को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के जॉब कर रहे हैं, वो क्यों ना पटना जैसे कोई ऐसा जगह हो वहाँ आईटी पार्क डेवलप हो, वहाँ वो जॉब करे। यदि 15 लाख के आसपास भी लोगों को आईटी पार्क में यदि जॉब मिलता है, 15 लाख भी छोड़ दीजिए, 10 लाख लोगों को भी मिलता है अभिषेक जी, तो उस एरिया का क्या कायाकल्प होगा, उस राज्य का क्या कायाकल्प होगा, कैसे उस राज्य का इकोनॉमी में बूस्टअप आएगा, बताने की जरूरत है। ऋषि जी मैं आपको बता दूं, तेलंगाना के, पहले आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे, बिहार के ही हैं, नाम नहीं लूंगा, मेरे से बड़ी अच्छी नजदीकियां हैं उनकी। वो चीफ सेक्रेटरी थे तेलंगाना में, और मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि देखिए अभिषेक जी, बात यह है कि आईटी में क्या होता है कि कम जमीन में, कम जगह में बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। जैसे आप 5,000 एकड़ में कोई फैक्ट्री लगाइए, पता चलेगा उसमें मात्र 10,000 लोग काम कर रहे हैं। 5,000 एकड़ में कोई फैक्ट्री अगर लगा दीजिए, पता चलेगा उसमें 10,000 लोग ही काम कर रहे हैं। लेकिन आईटी एक ऐसी फील्ड है जहां 200 एकड़ में 1 लाख लोग काम करते हैं। यानी 2,000 एकड़ जमीन अगर बिहार सरकार में मुजफ्फरपुर के आसपास कहीं दे दे, उन्होंने यही टर्म यूज किया था कि मुजफ्फरपुर के आसपास कहीं जो 2,000 एकड़ जमीन कहीं दे दे, कांटी मोतीपुर में कहीं, कि भाई लीजिए यहाँ 10 लाख लोगों का आईटी पार्क आप बना लीजिए, बड़ा एसटीपीआई को दे दीजिए, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क बन जाएगा। उसमें भारत से लेकर बाहर तक की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली की कंपनियां हैं, उनसे लेकर कैप जेमिनी और जो भी बड़ी कंपनियां आप दुनिया की जानते हैं, भारत में टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, जो भी आप जानते हैं, एचसीएल, सब के सब वहां पहुंच जाएंगे और 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 8 से 10 लाख लोगों को बिहार के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में यदि रोजगार मिलता है आईटी में, तो 50 लाख का माइग्रेशन रुकेगा। प्लस उसके साथ साथ उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, ट्यूशन का मास्टर चाहिए, झाड़ू पोछा करने के लिए भी अनस्किल्ड लेबर चाहिए, उसके बाद सब्जी बेचने वाला चाहिए, टैक्सी कैब वाला चाहिए, बैटरी रिक्शा वाला चाहिए, केबल दुरुस्त करने वाला, कंप्यूटर बनाने वाला चाहिए, मार्केट एक्टिविटी चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि 60, हाँ, हेल्थ सेंटर चाहिए स्वास्थ्य के लिए। रियल एस्टेट में काम होगा तो भाई स्वाभाविक है, इतने लोग आएंगे, 8 लाख लोग रहेंगे तो 8 लाख में कम से कम 5 लाख फ्लैट तो बनेगा ही। 5 लाख फ्लैट बनेंगे, 4-5 लाख फ्लैट, उसमें मजदूरों को रोजगार मिलेगा। सवाल यह है कि एक बड़ी इकोनॉमी 40 से 50 लाख के पॉपुलेशन की मुजफ्फरपुर के आसपास डेवलप हो सकती है। अब उसमें नरेंद्र मोदी सरकार को दिक्कत क्या आ रही है?
अच्छा ये भी बात देखिए, मैं आपको बता दूं, एक मिनट। मान लीजिए दूसरी इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो कहेंगे गुजरात में लेबर नहीं मिल रहे हैं, इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। गुजरात में तो कोई आईटी हब भी ढंग का नहीं है कि नरेंद्र मोदी के हित प्रभावित हो जाए, अमित शाह के गृह राज्य के हित प्रभावित हो जाए। भाई बेंगलोर में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, गुड़गांव में है, थोड़ा बहुत नोएडा में है। कहने का मतलब यह है कि कहते हैं ना कि गुजरात लॉबी से यहाँ टकराहट भी नहीं है। भाई एक एक बात होता बता कि दूं आप आपको। टेक्सटाइल पार्क लगाते कि राज सिंह कह रहे थे ना कि ये सवाल नेगेटिव सवाल मत पूछो, तो ये नेगेटिव सवाल भी नहीं है, तो पॉजिटिव सवाल है। टेक्सटाइल कपड़ा में चलिए गुजरात का मामला है, लेकिन ये तो पॉजिटिव सवाल है। आखिर ये सब बात नहीं, कर देती, कम खर्चे में बिहार का भला हो जाता। जो 64,000 दिख रहा है प्रति व्यक्ति आय बिहार का, वो 2 लाख से ऊपर दिखने लगता प्रति व्यक्ति आय, अगर आईटी हब बन जाए तो 2 से 3 साल के अंदर में। लेकिन ढाक के 3 पात, ये क्या हो रहा है? मूर्ख देखिए बनाने का काम चुनावी साल में देखिए कब तक चलता रहेगा? देखिए मैं आपको बताऊं, गुजरात की आपने चर्चा की और गुजरात और गुजरातियों की चर्चा की। मुजफ्फरपुर जैसे छोटे जिले में, शहर में, जो नगर निगम द्वारा जो मतलब एक मतलब कि कोई मतलब जो ठेका दिया गया है शहर के सौंदर्यीकरण का, स्मार्ट सिटी का, वो ठेकेदार भी गुजरात का ही है। आप समझ लीजिए, बनारस में हम सुनते थे, प्रयागराज में सुनते थे, अयोध्या तमाम में। उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर जैसे अयोध्या है, उनको उनके सौंदर्यीकरण करने के लिए तो गुजरात के लोगों को ठेका दिया जा रहा था। मुजफ्फरपुर के नगर निगम द्वारा आवंटित जो कार्य है, यानी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो तमाम ठेकेदार हैं वो गुजराती हैं। गुजरात की कंपनियों को ठेका दिया गया है, आप समझ जाइए। और हमारे नीतीश कुमार और हमारे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा एक इन्वेस्टर आईटी पार्क समिट भी नहीं करते बनवा हैं, सकते बिजनेस हैं। समिट। अरे ये सब देखिए, किसी भी राज्य में जो इन्वेस्टर समिट होता है वो दिखाने के लिए होता है, झुंझुना हाँ। होता है। आप बता दीजिए ना, अभी अभी कुछ दिन पहले तो राजस्थान में हुआ था, कुछ दिन पहले अपने यहाँ बिहार में हुआ था। हालांकि उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे, मुख्यमंत्री जी थोड़ा रूठ गए थे, फूफा का रोल में आ गए थे, भोजनम नहीं भोजनम गए थे। भाषणम उद्घाटनम, यही होता है। हाँ, आप देखिए ना, जो बजट बताया जाता है कि इतने इतने एमयू क्या होता है वो साइन हुआ, उसकी उसका उसका 10% भी उसके उस राशि का 10% भी यूटिलाइज होता है क्या? या उस जो 10% भी वो राशि आता है क्या उस राज्य में? नहीं, मोदी जी संस्कृत इन्वेस्टमेंट में होता कहते हैं ना, तो संस्कृत में मोदी जी कहते हैं क्या, वो पूरा वर्ड नहीं याद है, डॉट 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 भोजनम, संस्कृत जो बोलते हैं वो। तो वो जो अच्छा भोजनम छोड़िए। बोलते हैं, तो तो चलिए भोजनम हम ये कह भाषणम रहे हैं, उद्घाटनम ही यहाँ होता है। हम ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी कम, अधिक जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या है। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। आप डिमांड ही नहीं किए, आईटी पार्क के लिए डिमांड ही नहीं किए होंगे। और मैं आपको बताऊं, कई ऐसे इंडस्ट्री कोई लगाना भी चाहता है तो ये राज्य सरकार का जो रोना है, जमीनों को लेकर जो रोना है कि जमीन ही नहीं है। जी भाई इच्छा शक्ति तो दिखाइए कम से कम। जी। कम से कम देखिए अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कम से कम हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, हर जिले में दो या 3 नवोदय विद्यालय होना चाहिए, हर जिले में। जैसे अभियान मतलब एक पूर्व डीजीपी साहब का जो एक थॉट था कि जिला स्कूल का, अभियानंद जी का थॉट था कि जिला स्कूल का, जिला स्कूल में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें हम सुधार लाए। ऐसे कार्य होना चाहिए। और बिहार देखिए, जैसे मेरी पढ़ाई लिखाई राजस्थान से हुआ है, मैं बिहार राजस्थान को मैं अपना दूसरा घर मानता हूं, लेकिन कभी कभी हमें भी वहां बिहारी जैसे शब्दों से दुत्कारा जाता था जी। ए बिहारी, 99% लोग नहीं, 1% वहां भी ऐसे लोग हैं जो ए बिहारी, ये गाली तो नहीं सुनना पड़ता ना। हालांकि मैं बिहार से हूं, बिहारी हूं, ये गर्व की बात है, लेकिन जिस टोन में वहां पे पुकारा जाता था, मतलब बिहारी मतलब गरीब हैं आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास भोजन नहीं है। ऋषि जी, आप अटल जी के जमाने में राजस्थान में थे, कह देते कि हाँ भाई बिहारी तो प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी।
सुन लीजिए, मैं नहीं तो बिहारी जहां जाता है वहां खुट्टा गाड़ देता है भैया। वहां मैं आपको अब थोड़ा विषय से विषयांत हो जाएगा। वहां के जो चीफ सेक्रेटरी उस जमाने में थे, जब मैं पढ़ता था, श्रीमद पांडे थे, वो बिहारी थे जी। ठीक है। तो जो बिहार और बिहारियों का जो बिहारियों का जो प्रतिभा, मैं एक सेकंड में खत्म करूंगा, बिहारियों का जो प्रतिभा है उसको कैच करने की जिम्मेवारी हमारे रहनुमाओं की है। और हमारे रहनुमा सुन लीजिए मेरे रहनुमा तो कैसे हैं, मैं 2 सेकंड लूंगा, बहुत दर्द की बात है। एक अधिकारी का संवेदनशीलता और एक नेता का असंवेदनशीलता मैं बताता हूँ। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर ब्लॉक के 2 महिला कुंभ में लापता हो गई थी उस दिन जो भगदड़ मचा उसके बाद। और उसके एक परिजन जो है, कभी हमें ट्रेन यात्रा के दौरान हमसे मुलाकात हुई थी और जैसे ही उनको मालूम है कि मैं पत्रकार हूं तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। कल वो रोते हुए बच्चा फोन किया कि मेरी दादी 3 दिन से गायब है और कोई वहां सुनने वाला नहीं। तुरंत मैंने सीतामढ़ी डीएम को फोन लगाया, ऋषि पांडे को, बहुत ही बेस्ट आईएएस अधिकारी है, तुरंत रिस्पॉन्स लिया उन्होंने। और मैं एक जनप्रतिनिधि को फोन लगाया, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि आप वहां के प्रभारी मंत्री से बात कर लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, आप मुझे मत सिखाइए, मुझे क्या करना है, मैं मदद करूंगा। लेकिन उनका जो टोन था बोलने का, मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का, लेकिन वहां के डीएम का देखिए। और अगर डीएम ने सुबह मैसेज भी किया है, संयोग से वो दोनों महिला, जो वृद्ध महिला है, वो हाजीपुर में मिल गई है और हो सकता है 2-3 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाए। तो ऐसे लोग भी हैं। जी ऋषि जी, सवाल यह है कि कब तक हम खुश होते रहेंगे कि इतने राज्यों में बिहारी डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं और सेंट्रल में इतने आईएएस हैं, आईपीएस हैं। सवाल तो यह है कि आपका एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा हुआ है। जो बिहारी आजकल सेलेक्ट भी हो रहे हैं वो बिहार के बाहर के स्कूलों में ज्यादातर पढ़े हुए हैं या फिर पटना के सेंट माइकल टाइप स्कूल में ज्यादातर पढ़े हुए हैं। बिहार में पहले जो सोता था कि भाई किसी हाई स्कूल से, पता चला कि बेगूसराय के किसी हाई स्कूल से, मधुबनी के किसी गांव के हाई स्कूल से पढ़ के कोई आईएएस बन गया, आईआईटी चला गया, आईआईएम चला गया। वो कल्चर तो खत्म हो गया क्योंकि बिहार में एजुकेशन का भट्ठा बैठा दिया गया सरकार के द्वारा। अब ये बताइए कि अब जब बजट में जो उम्मीद की जा रही थी, क्या आपको लगता है बिहारी इसी तरह बुड़बक बनता रहेगा? बुड़बक मतलब मूर्ख, देशज शब्द है बुड़बक, इसलिए मैं कह रहा हूं कब तक बिहारियों को बुड़बक बनाया जाता रहेगा? मैं तो ये कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के प्रोग्राम में संजय झा को बैठाइए आप, और हम और आप हो और संजय झा बीच में हो, जो फ्रेम है ना 2 लोगों का, बीच में संजय झा हो। उनसे पूछिए कि बिहार और बिहारी को क्या मिला है, समझाइए थोड़ा हमें, हो सकता है कि आपके रिक्वेस्ट पे आ जाए। देखिए, संजय झा इंटरव्यू के लिए बिना नीतीश कुमार से पूछे नहीं आएंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ। जनता दल यूनाइटेड में किसी की मजाल नहीं है हाईली सेंट्रलाइज पार्टी में कि बिना किसी से पूछे कोई इंटरव्यू दे दे। और जहां इंटरव्यू देंगे वहां सवाल उनके मन लायक पूछा जाता है, वही जाकर के वो देंगे। संजय झा को पता है कि अभिषेक कुमार और ऋषि मिश्रा वो सिलेबस नहीं है जिसमें क्वेश्चन पहले ही आउट हो जाता है कि घर से रट के आ जाइए और फिर आके परीक्षा में बिना चीटिंग के पास किए हैं, क्वेश्चन आउट हो। तो वो क्वेश्चन आउट वाला सिलेबस तो हम लोग देंगे नहीं, तो भला वो क्यों आएंगे? संजय झा से उम्मीद ही क्यों करें? पहली चीज ये है, संजय झा से अगर हम उम्मीद करते हैं तो ये संजय झा के साथ अन्याय है, क्योंकि संजय झा एक सांसद है, एक पार्टी के संसदीय दल के नेता है। हमें उम्मीद करनी थी निर्मला सीतारमण से, हमें उम्मीद करनी थी नीतीश कुमार से, हमें उम्मीद करनी थी ललन सिंह से, जो मंत्री है भारत सरकार में, कैबिनेट के अंदर बैठते हैं। कैबिनेट के अंदर बैठने वाला मंत्री अपने डिपार्टमेंट का मंत्री ही नहीं होता है, वो भारत सरकार की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर होता है और उसे वहां बोलना होता है। वहां बैठते हैं चिराग पासवान, मुझे 2 सेकंड बोलने दीजिए, लेकिन मुझे 2 सेकंड बोलने दीजिए। जितने लोगों का आपने नाम गिनाया है उनमें उन सभी लोगों से बेहतर है संजय झा। आप कैसे अपने क्षेत्र के लिए, ये मैं मानता हूं, दरभंगा मधुबनी और दरभंगा मधुबनी और मिथिलांचल के लिए जो उन्होंने किया है, वो काम न गिरिराज सिंह बेगूसराय के लिए किया है, न वो चिराग पासवान हाजीपुर के लिए किया है, न तमाम जो केंद्रीय मंत्री बैठे हैं अपने क्षेत्र के लिए किया है। वो बिना केंद्रीय मंत्री होते हुए वो व्यक्ति ने अपने क्षेत्र के लिए जो किया है, शायद ही कोई नेता और सांसद कर सकता है। एक बात माननी पड़ेगी, इन सब से बेहतर मुझे लगता है कि केंद्र में जो भी लोग हैं, लेकिन मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। लेकिन
बिहार और बिहारियों की प्रतिभा को संवारने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जिम्मे। आपके यहाँ एक से एक टैलेंटेड युवा साथी हैं और उन युवा साथियों को कैसे प्लेटफॉर्म देना, ये आपकी जिम्मेवारी है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप देखिए ना, मैंने शुरू में ही कहा कि इंडिया के जितने बड़े आईटी हब हैं उसमें बिहार और बिहारियों का क्या योगदान है। ऐसा आईटी हब बिहार में नहीं बन सकता है। आप सिलिकॉन वैली में देखिए बिहारियों का जलवा आईटी सेक्टर में। कब तक हम लोग गाली सुनते रहेंगे। और अब ऋषि जी, क्योंकि मैं बिहार से बाहर रहा हूं। हालांकि बहुत राजस्थान के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो चीज हमने भी झेला है भाई अभिषेक जी। अच्छा ऋषि जी, एक चीज मैं आपको बताऊं सवाल पूछने के पहले, बिहार के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है वो कितना कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने इलाके के लिए सबसे ज्यादा चिंतित जीतन राम मांझी रहते हैं। नरेंद्र जब वो मुख्यमंत्री बने थे बिहार को आईआईएम मिल रहा था, उन्होंने आईआईएम गया में अपने गृह जिले में स्वीकृत करा लिया। अभी भी कल का उनका ट्वीट देखिए या जो कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, कोशिशें तो वो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतन राम मांझी कोशिश नहीं करते। दूसरी बात, आपने संजय झा या किसी का नाम लिया कि कह रहे थे कि नेहरू के जमाने से अन्याय हुआ। अरे भाई, नेहरू के जमाने में बिहार में बोकारो स्टील सिटी की बुनियाद पड़ी। नेहरू के जमाने में थर्मल पावर बेगूसराय में बना, फर्टिलाइजर कारखाना बना। नेहरू के जमाने में रांची में एचईसी बना। नेहरू के जमाने में गंडक प्रोजेक्ट जो इस देश के लिए एक यूनिक था, भारत नेपाल फ्रेंडशिप अंतरराष्ट्रीय स्तर की परियोजना थी, वाल्मीकि नगर का गंडक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, गंडक प्रोजेक्ट बना। और नेहरू के जमाने में नेतरहाट का विद्यालय बिहार में कांग्रेस की सरकार ने खोला था। उस दौर में बिहार के नहीं नेतरहाट विद्यालय नवोदय भी खोला था राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी के समय नवोदय। तो सवाल यह है कि उस समय तो बिहार को बहुत कुछ मिला था, आप संभाल नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू के समय में बिहार को ऐसा नहीं था कि छोड़ दिया गया। अभिषेक जी आपका हम थोड़ा आपका एक इस पे हम मौजूद चाहेंगे। जमशेदपुर और बोकारो में इतना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आज तक हाँ मतलब जमशेदपुर बोकारो दोनों ले लीजिए, आजादी के बाद का भी आप ले लीजिए, तो वहां आज तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। ऐसा क्या कारण है बताइए? आज तक इतना बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल हब एरिया है। इन लोगों का कहना है, जो लोग नेहरू पे सवाल उठाते हैं, इन लोगों का कहना है कि अब एयरपोर्ट भी नेहरू ही बनवा के चले जाते। अरे भाई, पटना से दिल्ली तक नेहरू में एक फ्लाइट चलती थी। सुनिए ना, पटना से दिल्ली एक फ्लाइट चलती थी 1970-75 तक, और पटना से लखनऊ आती थी तो लखनऊ से दिल्ली जाती थी, उसी में पैसेंजर पूरे नहीं होते थे। तो कहां से बोकारो में कोई एयरपोर्ट ऑपरेशनल कराता? अच्छा, इस खबर में कितनी सच्चाई है कि लंदन से मुंबई का जो किराया है 38,000 का है, लेकिन मुंबई से प्रयागराज का किराया सुन रहे हैं कि 53-54 हजार है। सही है, बिल्कुल सही है। बताइए, तो मोदी जी किस्मत कर दिए। इस देश की किस्मत को मार्केट फोर्सेज के भरोसे छोड़ा जाएगा तो यही होगा। अब रेलवे को भी बाजार के भरोसे छोड़ने के लिए फ्लेक्सी फेयर और प्रीमियम तत्काल जैसी चीजें आ गई है, जिसमें आप देखते हैं कि टिकट कैसे होता है, इसे टिकट नहीं मिलेगा और प्रीमियम टिकट जाइए उसी ट्रेन में लेने, तो 500 का टिकट 5,000 में जाके लीजिए। यही तरीका है, यही बाजार मोदी जी तो करिश्मा कर दिए। मोदी जी करिश्मा किए नहीं किए। आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं, चुनावी साल में आपको क्या लगता है बिहार की जनता, बिहार की पब्लिक क्या ये सब नहीं जानती है कि बजट में आज बुरी तरह से मूर्ख बना दिया गया, बिहारियों को बुड़बक बना दिया गया? अब आप एक बात बताएं, थोड़ा फिर बुरा लगेगा। हम लोग बने ही हैं मूर्ख बनने के लिए। ये नेता हमेशा हम लोग को मूर्ख बनाते रहे, हम लोग मूर्ख बनते रहे, आसानी से मूर्ख बनते रहे। नो डाउट हम लोग प्रतिभावान लोग हैं, बिहारी जो होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन पॉलिटिकली पीठ पे जब आते हैं तो बुर्बक बनते रहते हैं और आगे भी बुर्बक बनते रहेंगे। क्योंकि जब हम लोग वोट देते हैं ना, तो जात पात धर्म क्षेत्र, मेरा बाहुबली तेरा बाहुबली, तेरा गुंडा मेरा गुंडा, कोई यादवों का गुंडा है, कोई भूमियारों का गुंडा है, कोई ब्राह्मणों का गुंडा है, कोई ब्राह्मण शेर है, कोई ब्रह्मसी शेर है, कोई यदुवंशी शेर है। तो शेर को लड़ाते रहिए और कुंभ में डुबकी लगाइए और भीड़ में खो जाइए। और नेगेटिव सवाल मत पूछिए।
हाँ, नेगेटिव सवाल मत पूछिए। हिंदू मुस्लिम का सवाल है तो पूछिए, पाकिस्तान भेजना हो तो सवाल कीजिए। बाकी उद्योग, जॉब, कोई एक बड़ा अच्छा से कह रहा था कि एक फिल्म का डायलॉग है, कल मैं कोई एक फिल्म देख रहा था रात में, तो कह रहा था कि यहाँ फैक्ट्री लगाने से वोट नहीं मिलता है, यहाँ मंदिर बनाने से वोट मिलता है। एक नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहा था कि भैया, सब बोला कि ये सर काम कर दीजिए तो अच्छा रहेगा चुनाव में, तो बोला नहीं, यहाँ फैक्ट्री लगाने से वोट नहीं मिलता है, यहाँ मंदिर बनाने से वोट मिलता है। तो चलिए, अरे ऋषि जी, सोशल मीडिया में एक जोक चलता था, चलते चलते बता दे। मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे। शायद उन्हें वो बनारस भी लेकर के गए थे, गंगा आरती करवाई 2-3 घंटे तक, और फिर बुलेट ट्रेन चाहिए भारत को, इसके लिए लोन दीजिए। शिंजो आबे ने, सोशल मीडिया का जोक है, उस जोक के मुताबिक शिंजो आबे ने पूछा कि मोदी जी, आपके देश में, भारत में लोगों के पास जब आरती करने के लिए 3-3 घंटा टाइम है, तो यहाँ बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? बुलेट ट्रेन की जरूरत तो वहां है जहां लोगों के पास टाइम नहीं है। सवाल यह है कि भारत सरकार, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं थोड़ा, धर्म हर व्यक्ति का निजी आस्था है और हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करता है, लेकिन हम 50 कैमरा लगा के जाएं जल समाधि लेने, मतलब गंगा जल में डुबकी लगाने, आरती कर रहे हैं और कैमरा नजर कैमरा पे ऐसे कि देख कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो धर्म नहीं हुआ, वो पाखंड हुआ। अभी एक संत, अभी एक तथाकथित संत ने कहा है ना कि जो कुंभ में जो मरे हैं उनको मोक्ष मिला है, तो भाई ऐसा मोक्ष आपको हम दिला दे क्या? चलिए आपको भी वैसा मोक्ष दिला देते हैं। ऋषि जी, बकवास करना हो तो कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल देंगे। ऋषि जी, मोदी जी जाते हैं, तपस्या करते हैं, तेज प्रताप यादव भी उसी तरह तपस्या करते हैं, और भी कई पैरामीटर पर मोदी जी और तेज प्रताप यादव एक समान है, जिनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी जी एक कोर्स शुरू करें तो बड़ा हिट होगा। पूजा करने के तरीके, पूजा कैसे करते हैं, और वो तरीका यूट्यूब पर फीस बांध देना चाहिए कि भाई सब लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं। जिनको मोदी जैसे पूजा करते हैं, दिखाते हैं कि पूजा कर रहे हैं, जिनको पूजा करना नहीं आता है वो सीख भी जाएंगे कैसे पूजा करते हैं, कैसे आरती करते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं। खैर, ये देश ध्यान लगाने और पूजा करने के लिए जाना जाता है, लेकिन व्यक्ति पूजा करने के लिए इन सब से आगे बिहार जाना जाता है। कभी मोदी की व्यक्ति पूजा, तो कभी लालू की व्यक्ति पूजा, तो कभी नीतीश कुमार की व्यक्ति पूजा, कभी किसी और की व्यक्ति पूजा। और व्यक्ति पूजक समाज में बिहार ने अपना बटाधार इस रूप में कर लिया कि आज गोदी मीडिया में ज्यादातर एंकर और एंकरनिया, ये कुछ एंकरनिया भी है बिहार की। हाँ, एंकर और एंकरनी, कुछ एंकरनी भी है जो टीवी पर बैठ के कह रही थी बिहार को छप्पर फाड़ के मिला है, और खुद बिहार की है। छप्पर फाड़ के मिला है और गांव में उनके घर पर छप्पर नहीं है। वो मैं देख रहा था एक वीडियो, उनके गांव में उनके पैतृक आवास से उनके खुद के घर पर छप्पर नहीं है और छप्पर फाड़ के मिला है। शायद वो जो छप्पर दिख रहा है वो भी गायब हो जाएगा इस तरह के प्रोजेक्ट में उनके। खैर, सियासत है, और चुनावी साल में जनता, याद रखिए, नरेंद्र मोदी को ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, या जो भी लोग हैं नेगेटिव सवाल पूछने पर गुस्सा होने वाले, वो सब लोगों को जनता इस बार चुनाव में नेगेटिव सवाल पूछने वाली है। अब देखिए बिहार की सियासत का रुख किस दिशा में जाता है। आज के बजट पर हमारी प्रतिक्रिया यही है कि बिहार के लोगों को बुड़बक बना दिया गया। तो बिहार के लोगों को बजट में जो बुड़बक बनाने की, मूर्ख बनाने की कोशिशें हुई है, इसे बिहारी बखूबी समझता है और राजनीतिक रूप से प्रतिक्रिया देने की हद तक भी जा सकता है चुनाव के दरमियान। आज के लिए इतना ही। ऋषि जी, आपने समय निकाला इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।